टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर था बट इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा था। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब जो पॉलिसीज हमने अडॉप्ट की थी जैसे कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें हम आज वाले लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। So let's begin. The achievement of India's industrial sector during the first 7 plans were impressive indeed. तो जो हमने इन पॉलिसीज के थ्रू जो भी अचीवमेंट अचीव करी थी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी इन 5 प्लान्स पे। The proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period from 13% in 1950 to 51 to 24.6% in 1990 to 1991। तो यहाँ पे कहा गया कि जो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी जो पहले कंट्रीब्यूट कर रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर वो है 13% जो 1950 में जो वो कंट्रीब्यूट कर रहा था, बट अब वो बढ़कर कितना हो गया 1990 में 24.6%। आप इसको याद कर सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द राइज इन द इंडस्ट्रियल शेयर्स ऑफ जीडीपी इन एन इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अब जो इंडस्ट्री शेयर कर रहा था जीडीपी में उसकी राइज होने से क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हो गया डेवलपमेंट में। The 6% annual growth rate of the industrial sector during the period was commendable। अब जो 6% ग्रोथ की थी एनुअली ग्रोथ रेट थी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की, वो कमेंडेबल थी। नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रेस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन, टेक्सटाइल और जूट। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको पता है कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो मेनली कहाँ तक की रेस्ट्रिक्टेड थी, कॉटन, टेक्सटाइल और जूट तक। बट 1990 से आने तक जो हमारी इंडस्ट्री है वो उससे आगे बढ़ चुकी थी और बहुत ज़्यादा नई नई इंडस्ट्रीज हमारी इंडियन मार्केट में आ चुकी थी। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्स बाय 1990। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वेल डाइवर्स हो गया था, बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी हो गई थी, अलग अलग प्रोडक्ट आ गए थे 1990 तक। लार्जली टू द पब्लिक सेक्टर की वजह से जो नए नए प्रोडक्ट वो इंडियन मार्केट में आने लगे थे। द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गिव अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु डिड नॉट हैव द कैपिटल टू स्टार्ट लार्ज फर्म्स टू गेट इनटू बिजनेस। अब हमें पता है कि लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही थी ताकि वो पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस करे। और इसकी वजह से क्या हो गया, जो पीपल है जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं थी ताकि वो बड़ी बड़ी फर्म्स को स्टार्ट कर सके, तो वो भी अपनी छोटी छोटी फर्म के साथ प्रमोट कर रहे थे या फिर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे जीडीपी में। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्रीज इन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। अब हमने पता है कि हमने अपनी इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के द्वारा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी इंडस्ट्री है वो वेल डेवलप्ड हो गई थी। कौन कौन से सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, विच अदरवाइज कुड नॉट हैव डेवलप्ड। अगर हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन को प्रोमोट नहीं करते तो शायद जो हमारी ये इंडस्ट्रीज है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाती। 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कौन सी 2 इंडस्ट्रीज है जो जिनको प्रोटेक्शन करने के जिनको प्रमोट करने के बाद वो डेवलप हुई, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। In spite of contributing made by the public sector to the growth of Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprise। अब यहाँ से हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की लिमिटेशन बताई गई है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो वो प्रमोट तो कर रहा था इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में, पर कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कह रहे थे कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की इंपॉर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इट वॉज proposed as the beginning of this chapter that initially public sector was required in a big way। अब हमने चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था कि जो पब्लिक सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमारे पास कैपिटल इतनी नहीं थी कि हम इन्वेस्ट कर सकें। इट इज़ नाउ वाइडली हेल्ड दैट स्टेट एंटरप्राइज कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे कहा गया कि जो स्टेट एंटरप्राइज है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वो अभी भी वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा था जो रिक्वायर्ड नहीं थी। मतलब ऐसे छोटे छोटे गुड्स भी वो प्रोड्यूस कर रहा था जो प्राइवेट सेक्टर इजीली प्रमोट कर सकती है या फिर प्रोड्यूस कर सकती है। एन एग्जाम्पल इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो स्टेट एंटरप्राइज थी, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी, वो अभी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं, मतलब कि फ़ोन वाली सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज, वो अभी भी अपने अंडर ली हुई थी। और ऐसी सर्विसेज पब्लिक सेक्टर नहीं, प्राइवेट सेक्टर अच्छी तरह से उनको हैंडल कर सकता है। दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज अभी भी, मतलब उस टाइम पे 1990 के टाइम पे अभी भी रिजर्व थी पब्लिक सेक्टर के लिए। आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट प्राइवेट सेक्टर फर्म कुड नॉट प्रोवाइड इट। और ऐसा रियलाइज कर दिया गया कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए वो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन until
till the date of 1990s one has to wait for a long time to get a telephone connection. अब इंडियन इकोनॉमी में कोई भी कंपटीशन नहीं था, उसकी वजह से क्या हो गया था कि 1990 में एक अगर किसी आदमी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो उसे बहुत ज़्यादा सालों तक वेट करना पड़ता था। आजकल तो आपके पास फ़ोन में भी मैसेज आता है कि हमारे जो कंपनी है उसका टेलीफोन कनेक्शन लो, और वो आपको एक दिन में लगा के दे देते हैं। पर अगर आप सोचो कि अगर आपने टेलीफोन कनेक्शन के लिए अगर किसी कंपनी में फ़ोन किया और आपको बोले कि आपका टेलीफोन कनेक्शन 5 साल में लग गया, तो आपको कितना अजीब लगेगा। तो वही 1990 में हो रहा था। अनदर इंस्टेंट कुड बी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न बेड। एक और अगर हम एग्जांपल ले तो 1990 में एक कंपनी थी मॉडर्न ब्रेड से नाम से, जो ब्रेड है उसको मैन्युफैक्चर करती थी, और वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की थी, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको इजीली हैंडल कर सकता है। अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म एज इट इफ द प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चरिंग ब्रेड। ऐसा लग रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ब्रेड को मैन्युफैक्चर कर ही नहीं सकता, बट 2001 में क्या हो गया, ये फर्म को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। The point is that after 4 decades of planning development of Indian economy, no distinction was made between। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहा गया कि 40 साल बाद भी जो इंडिया प्लान कर रहा था उसकी वजह से कोई डिस्टिंक्शन नहीं आया पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में। फर्स्ट, व्हाट द प्राइवेट सेक्टर अलोन कैन डू। पहला कि जो पब्लिक सेक्टर है वो क्या क्या कर सकता है ये हमें अभी तक पता नहीं था। व्हाट द प्राइवेट सेक्टर कैन अलोन कैन डू, और हमें ये भी नहीं पता था कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या क्या कर सकता है। तो हम 40 साल की प्लानिंग के बाद भी हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और जो पब्लिक सेक्टर है उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इवन नॉट ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंसेस। अगर हम एग्जांपल ले तो अभी भी जो पब्लिक सेक्टर है आप देख सकते हो कि वो नेशनल डिफेंस से रिलेटेड सारे भी जो डिसीजंस होते हैं या फिर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है वो पब्लिक सेक्टर ही करता है। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो होटल को भी मैनेज कर सकता है, बट येट कुछ गवर्नमेंट जो वो मैनेज करती है। This led some scholars to argue that the state should get out of the area which private sector can manage। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि गवर्नमेंट को उन सेक्टर से बाहर निकल जाना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर इजीली मैनेज कर सकते हैं, और उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर ह्यूज लॉसेज बट कंटिन्यू टू फंक्शन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो बहुत ज़्यादा लॉस इंकर कर रही है बट अभी भी वो फंक्शनिंग में काम कर रही है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लोज द गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज ड्रेन आउट ऑफ द नेशनल्स लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि इसको जो कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसको बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेशक वो अभी भी जो इंडिया के नेशनल रिसोर्सेज है उसको ड्रेन कर रही है, उसको बाहर रही है, उसको खराब कर रही है, बट फिर भी उसको बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइवेट सेक्टर आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो हर बार प्रॉफिटेबल होंगे। इंडीड क्वाइट अ फ्यू ऑफ द पब्लिक सेक्टर फर्म्स वर ओरिजिनली प्राइवेट फर्म विच आर ऑन द वर्ज ऑफ द क्लोजर ड्यू टू द लॉसेज। बट हमने कुछ ऐसे भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखे हैं या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज देखे हैं जो क्लोज हो चुके हैं लॉसेज की वजह से। दे वर देन नेशनलाइज टू प्रोटेक्ट द जॉब ऑफ द नेशन। उसकी वजह से क्या हो गया, उनको नेशनलाइज कर दिया गया ताकि वो जो वर्कर्स है उनकी जॉब को प्रोटेक्ट कर सके। However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite of losses। अब यहाँ पे क्या कहा गया, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई प्राइवेट फर्म अगर लॉस इंकर कर रही है तो वो कंट्री के रिसोर्सेज उसको वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि वो बंद हो जाएगी ताकि वो और ज़्यादा लॉसेज इंकर ना करे। The need to obtain a license to start an industry was misused by the industrial houses। अब यहाँ पे कहा गया कि अगर हम पहले हमें लाइसेंस लेना पड़ता था कोई भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, तो वो लाइसेंसिंग की जो पावर थी वो मिसयूज की गई बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज से। अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट फॉर स्टार्टिंग अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कंपटीशन फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पहले से ही लाइसेंस लेके रख लेते थे ताकि और कोई नई फर्म्स ना आए और उन्हें कोई भी कंपटीशन फेस करना ना पड़े। The excessive regulation of what come to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशन हो गया था लाइसेंस के ऊपर जिसको कहते हैं हम परमिट लाइसेंस राज, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो एफिशिएंट होने से रह गई। मोर टाइम वॉज स्पेंड बाय द इंडस्ट्रीज इन ट्राइंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस। अब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता था सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए, बल्कि वो उस टाइम को कोई भी प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते थे। द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो be criticized on the ground that it continued even after it proved to be more harm than good।
अब फॉरेन कंपटीशन से इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट की गई थी, पर ये क्रिटिसाइज में आ गया था क्योंकि अभी भी ऐसा चल रहा था। और अगर हम अपनी इंडस्ट्री को खोल देंगे तो जो हमारे फॉर्म्स है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे और जो हमारे गुड्स है वो और ज़्यादा डाइवर्स हो जाएंगे। ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट द इंडियन कंज्यूमर हैड टू परचेज वट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस। अभी यहाँ पे क्या गया कि हमारी गवर्नमेंट ने उसने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोई भी इंडियन कंज्यूमर है उसको वही खरीदना पड़ता था जो इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता था। प्रोड्यूसर वर अवेयर दैट दे हैव अ कैपिटिव मार्केट, सो दे हैव नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब प्रोड्यूसर्स ये भी जानते थे कि जो उनकी मार्केट है वो कैप्टिव मार्केट है, वो मतलब क्लोज्ड मार्केट है, और उनके पास ऐसा कोई भी इंसेंटिव नहीं है, कोई भी मोटिवेशन नहीं है कि वो अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, क्योंकि वो जो भी बनाते थे वो आसानी से बिक जाता था, तो उन्हें कोई मोटिवेशन मिल ही नहीं रही थी। Why should they think of improving quality when they could sell low quality product at a high price? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वो ऐसा क्यों सोचेंगे कि वो अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, बल्कि जो वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे वो भी हाई प्राइस पे बेच सकते हैं। कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट फोर्स आवर प्रोड्यूसर टू बी मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पे कंपटीशन की जो हमें एक फीचर बताया गया कि कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन कोई भी प्रोड्यूसर्स को फोर्स करता है कि वो अपने गुड्स में एफिशिएंट हो जाए, अपनी जो गुड्स है उसको एफिशिएंटली यूज करें। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर इसलिए एस्टेब्लिश नहीं किए गए कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे या प्रॉफिट अर्न करे, बल्कि वो नेशन की जो वेलफेयर उसको प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। द पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऑन दिस वो शुड बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंस टू विच दे कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को हमें प्रॉफिट मोटिव से नहीं देखना चाहिए, हमें उनको इवेलुएट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पीपल के वेलफेयर में, उसके ऊपर हमें उनको इवेलुएट करना चाहिए, ना कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन, सम इकोनॉमिस्ट होल्ड दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन के साथ साथ कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि हमें अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेन कंपटीशन से, एज लॉन्ग एज द रिच नेशन कंटिन्यू टू डू सो। बल्कि ऐसा भी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ रिच नेशन है वो अपने जो कंज्यूमर्स या फिर प्रोड्यूसर्स है उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपने प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। Owing to all these conflict, economists called for a change in our policies. इन सभी conflict की वजह से जो इकोनॉमिस्ट है वो चाहते थे, एक नया चेंज चाहते थे, एक चेंज चाहते थे अपनी पॉलिसीज में। This along with other problem led the government to introduce a new economic policy in 1990. अब इन सभी conflict की वजह से, इन सभी problems की वजह से, इन सभी को एक solution देने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस कर दी 1991 में। और ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर का। तो ये वाला चैप्टर इसी वीडियो के साथ खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए, और हर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप वहां पर जाकर आपको उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।